हेलो एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप लोग अच्छे से हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर सेट नंबर 17, राइट। आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? सिनोनिम पूछ रहा है, तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए आयोटा का। और फिर आप मीनिंग पता है तो आप इसका सिनोनिम को आप बता ही देंगे। एक्चुअली आयोटा अगर आप मैथ्स में जानते हैं तो एक टर्म होता था जिसको हम कहते थे ना, बहुत स्मॉल है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कैसी है? वेरी स्मॉल। कैसी है उसकी वैल्यू? बहुत स्मॉल है। कैसी है? एकदम, मतलब कोई ज्यादा उसकी वर्थ नहीं है ना, नॉट सो इम्पोर्टेंट है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज। नाउ लेट्स सी कौन सा बन सकता है। बॉक्स, बॉक्स का कोई लेना देना नहीं है, बैग का कोई लेना देना नहीं है। लॉट तो काफी ज्यादा हो जाता है, कोई चीज जब काफी ज्यादा होती है, कोई चीज जब काफी ज्यादा होती है उसको कहते हैं हम, है ना। तो कोई चीज जब क्या कह देंगे आप, वो चीज ह्यूज अमाउंट में है या फिर ह्यूज नंबर में है, इन अ ह्यूज अमाउंट और इन अ ह्यूज नंबर, उसको कहते हैं लॉट। तो बिट का क्या हो जाएगा? कोई चीज स्मॉल है, इसकी वैल्यू कितनी है? छोटी है, कम है जिसकी वैल्यू, तो वही होता है आयोटा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही बनेगा। आयोटा का मतलब हो गया कोई चीज जिसकी वैल्यू कम है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, नाउ लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। मेनी ऑफ द एप्पल्स वाज रोटन। पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है। आप देख सकते हैं जो ऑफ जो है ये आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में आया हुआ नाउन या प्रोनाउन वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तो हो गया आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मैनी, मैनी आप जानते हैं, मैनी आपका एक काउंटेबल है। मैनी आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का फंक्शन कर सकता है। अगर ये आपका नाउन से पहले आया है तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, और अगर ये अकेला आया है सब्जेक्ट के स्थान पे तो ये आपका प्रोनाउन बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अकेला आया है, सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, तो ये आपका प्रोनाउन है। और ये जो है ये आपका प्लूरल प्रोनाउन होता है। अगर ये आपका प्लूरल प्रोनाउन है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं वॉज आपका सिंगुलर वर्ब है, हमें प्लूरल वर्ब की जरूरत है, तो वो वर रोटन। मैनी ऑफ द एप्पल्स वर रोटन, तो ज्यादातर एप्पल्स थे वो सड़े हुए थे। तो आप जानते हैं मैनी हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब आपके यहाँ पे वर है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका पैरा जंबल है। आपको पहले क्या करना होता है, आपको पहले एक रीडिंग देनी होती है अपने पैरा को। फटाफट से, इसे क्विक रीडिंग कहते हैं, इसको स्किमिंग कहते हैं। आपको रीड करना होगा एंड देन आपको फिगर आउट करना होगा कि आपका फर्स्ट कौन सा हो सकता है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब सेंटेंस नंबर वन से शुरुआत करेंगे। When he reached his town, he went to his house and knocked at the door. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ही दे रखा है और हमें ही के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए स्टार्टिंग बनने के कम चांसेस है। अमन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम। अमन यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन दे रखा है, प्रॉपर नाउन से हमारी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें उसी के बारे में आगे बात हो रही होगी, तो बी से हमारे सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड टू टेक इट होम। टेक इट हिमसेल्फ, यहाँ पे अगेन ही आया है तो फिर से सी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है। वन डे ही रोट अ लेटर, क्लियर पता चल गया, यहाँ भी ही आया है, तो ये जो ही आए हैं आपके, तो पहले आपका नाउन आएगा और फिर उसके प्रोनाउन आएंगे। तो पहले आपका नाउन आएगा और फिर उसके प्रोनाउन आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ अमन, बी ऑप्शन में हमारा अमन दिया हुआ है, बाकी सब जगह तो उसका प्रोनाउन दिया हुआ है। आप क्लियरली सिर्फ इतना सा ही करके आप सही आंसर तक जा चुके हैं, लेकिन हम लोग इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे। वैसे तो हमारा सही आंसर हमें मिल ही गया है, तो एक बार हम फिर भी ठीक से एक बार मैच कर लेते हैं। अमन जो है वो वेंट अवे फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से दूर चला गया। फिर उसके बाद में वन डे ही रोट अ लेटर टू हिज फैमिली,
एक दिन उसने अपनी फैमिली के लिए एक लेटर लिखा बट कुड नॉट फाइंड एनीवन टू टेक द लेटर टू हिज टाउन। लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसके लेटर को उसके टाउन तक लेके चला जाए। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बी का ऑप्शन, बी का पेयर डी से बन रहा है। एंड उसके बाद में अगर उसको कोई भी पर्सन नहीं मिला जो उसका लेटर लेके चला जाए, तो पर्सन जो भी होगा वो डिसअपॉइंटेड फील करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में वो डिसअपॉइंटेड फील करता है और वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही लेके जाएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली हमारा डी का पेयर सी से बन रहा है। उसके बाद व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन, जब वो अपने टाउन पहुंचता है, ही वेंट टू हिज हाउस एंड नॉक्ड एट द डोर। तो वो अपने घर जाता है और घर जाकर अपना डोर नॉक करता है। नाउ बिल्कुल एब्सोल्युटली हमारा एकदम परफेक्टली हमारा आंसर हमें मिल गया है। यहाँ से हमने एक लर्निंग की है अपनी। यहाँ से हमारी आज की लर्निंग जो है पैरा जंबल को लेके वो ये है कि अगर नाउन है तो पहले नाउन आएगा और उसके बाद उसका प्रोनाउन आएगा। और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हमने अपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और हमने अपना सही आंसर निकाल दिया। सो आई थिंक कि दिस इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो तो हर एक क्वेश्चन में आपको डिफरेंट लर्निंग मिलती है। आज की आपको ये लर्निंग है, अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉम्पस। अच्छा, पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा, है ना। पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा। अच्छा, दिखावा दिखावा करना मतलब शोई। शोई का मतलब आप बहुत शो ऑफ कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं बहुत ज्यादा। बोस्टफुल का मतलब ही होता है अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। बोस्टफुल का मतलब होता है टू टॉक अलॉट, अपने बारे में अबाउट हिमसेल्फ, अपने ही बारे में अत्यधिक बात करना। और इस पर्सन को कहते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो बोस्टफुल होते हैं। फ्लॉन्ट करना, फ्लॉन्ट करना भी वही हो गया ना, शो ऑफ करना, फ्लॉन्टिंग भी शो ऑफ होता है। एक शब्द होता है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब भी आपका दिखावा करना होता है। और हम्बल का मतलब होता है जो लोग बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। ठीक है, जो लोग बहुत आपके कैसे होते हैं, पोलाइट होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत पोलाइट है, वो होते हैं आपके हम्बल लोग। और ये तो बिल्कुल हम्बल नहीं है ना। दिखावा करने वाले लोग कैसे हम्बल हो गए, वो तो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे दिखावा करने के। तो पॉम्पस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हम्बल। और ये जो बाकी तीन ऑप्शन हैं ये तो आप कह देंगे कि इसी का खुद मीनिंग बता रहे हैं, इसी के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका विपरीत शब्द हो गया, क्योंकि इसका मतलब होता है दिखावा। जो व्यक्ति जो होता है, ये एडजेक्टिव है, किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बता रहा है। हाँ, इसका मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत दिखावा करता है, बहुत शो ऑफ करता है ना, तो उसको कहते हैं पॉम्पस। दैट मीन्स फ्लॉन्टिंग, बोस्टफुल, शोई, ऑस्टेंटेशियस, प्रिटेंटेशियस। लेकिन हम्बल का मतलब होता है बहुत डाउन टू अर्थ होना, बहुत पोलाइट होना। ठीक है, एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है इसमें। अच्छा, ईडियम दिया हुआ है और आपको इसका मीनिंग मत बताना है। want to curl up and die। अच्छा, डाई यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ मरने वाला वर्ड होगा, हो सकता है, तो लेट्स सी। और कर्ल अप हो जाना ना, मतलब अपने आप में एकदम सुकुड़ जाना, एकदम सुकुड़ जाना अपने आप में ही। सो ये पर्सन कैसा फील कर रहा है, आई जस्ट वांट टू कर्ल अप एंड डाई, दैट मीन्स कि मैं ना अपने आप में सुकुड़ के मर जाना चाहता हूँ। ऐसा हम कब फील करते हैं, जब हम टू टायर्ड फ्रॉम फिजिकल लेबर, मतलब जब हम बहुत थक गए हैं तब। अच्छा, want to die comfortably, अरे नहीं, कर्ल अप होके मरना चाहते हैं, एकदम सुकुड़ के मरना चाहते हैं, तो कंफर्टेबली तो हम नहीं मरना चाहते। फील terribly ashamed and sorry and unable to sleep, नहीं, सोने से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, आप ना आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है काश मैं इस जगह से एकदम से गायब हो जाऊं ना, सडनली मैं यहाँ से चला जाऊं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है या कुछ ऐसा हमें मतलब हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो हम कहते हैं ना, ओ गॉड मैं तो मर ही जाऊं, इतना गलत काम कैसे कर दिया मैंने। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो, बहुत अशेम्ड महसूस कर रहे हो ना, बहुत ह्यूमिलिएट महसूस कर रहे हो।
तो बहुत ह्यूमिलिएशन हो रहा है, बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है आपको। और आप कैसा फील कर रहे हैं? अशेम्ड फील कर रहे हैं, आप सॉरी फील कर रहे हैं। तो यू आर फीलिंग फीलिंग वेरी टेरेबल ना। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है, बहुत सॉरी, बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है। तो जब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि काश आप यहीं पे कर्ल अप हो जाएं और डाई हो जाएं, तो इसका मतलब होता है वांट टू कर्ल अप एंड डाई, दैट मीन्स टू फील टेरिबली अशेम्ड एंड सॉरी। आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है और उस समय आप चाहते हैं कि काश आप कल मतलब एकदम सिकुड़ जाए और फिर चले जाएं, ताकि लोगों की नजरों में आप ना आए अब, है ना, दूर भागना है, हमने हमने कुछ बहुत गलत काम हो गया है हमसे। So you are feeling ashamed and sorry. That means you want to curl up and die. मान लो कुछ आपने आपके एग्जाम्स में बहुत गंदे मार्क्स आ गए एंड अब अपने पेरेंट्स को आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि आपके पेरेंट्स की आपसे एक्सपेक्टेशन है। तो नाउ यू आर फीलिंग दैट कि आप कर्ल अप और डाई हो जाए, दैट मीन्स यू आर फीलिंग वेरी अशेम्ड एंड सॉरी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ओके, फ्रेंड, फायरी और सैनिक। सैनिक का मतलब आपका सैनिक का मतलब हो जाएगा जो सीनरीज होती हैं हमारी सीनरी। और देखो एक ये वाली स्पेलिंग हमने पहले भी की थी। तो ये होता है आपका नीज, और नीज का होता है आपका क्या हो जाएगा? NIECE। और ये बार बार एक आप कह दो ये इम्पोर्टेंट एरर बनता है, तो आप इसकी स्पेलिंग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान रखिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिलर का। द एडवांस्ड नेशंस फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम सिंस दे वर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ डैश इन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे है जो एडवांस नेशन है, मतलब जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं, दे फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम। वो लोग कोई भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं। रीजन बीइंग they were already settling down to zero growth dash in population, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी मतलब एक जीरो ग्रोथ के उससे सेटल डाउन हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितनी कितनी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार वो होती है। अच्छा, तो हम बोलते हैं ना, हम जैसे पेट्रोल बोलते हैं, पेट्रोल कितना है 100 पर लीटर। या जैसे हम डिग्री हम स्पीड को भी बोलते हैं, स्पीड वगैरह को हम रेट में, और स्केल तो किसी का साइज बता रहा है, और डिग्री किसी का एक्सटेंट बता रही है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी उसके नंबर ऑफ टाइमिंग बता रही है, टाइम्स बता रही है, और रेट उसका दर बता रहा है। तो जो एडवांस नेशंस हैं दे फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, वो कोई भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं फेस करते हैं। क्योंकि क्योंकि वो लोग पहले ही ना वो जीरो की रेट से वो लोग क्या हो रहे थे, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो ऑलरेडी जीरो है, मतलब जो सेटल डाउन की रेट है वो ऑलरेडी कम है, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन को ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? रेट आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपकी यहाँ से है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ से है, तो आप यहाँ से रीड कीजिए। Although the children studied hard, okay, but they could not understand the topic without the help of the teacher. यद्यपि बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से मतलब अच्छे से उन्होंने उसको पढ़ा, लेकिन वो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर, लेकिन टीचर की बिना मदद के वो उस टॉपिक को नहीं समझ पाए। देखिए अब इस क्वेश्चन में एरर क्या है, आपको एरर यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वो पेयर को लेके एरर है। तो पेयर को लेके क्या एरर है वो जरा समझिए। जो आपका ऑल्दो होता है, इसका हिंदी में मतलब हो जाता है यद्यपि, हालांकि। और हम हिंदी को इंग्लिश से ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश को हिंदी में, और फिर हम उसको उसी प्रकार हम पढ़ते हैं। हमें लगता है कि देखिए यहाँ पे दे रखा है कि ऑल्दो बच्चों ने जो है ना वो कठिन परिश्रम किया, लेकिन, हाँ लेकिन हमें लग रहा है, तो हमें लग रहा है कि लेकिन, तो बट आ रहा है, तो बट एकदम सही है, क्या दिक्कत है इसको? बट आ रहा है, बट में क्या दिक्कत है? तो हम ट्रांसलेट करेंगे और हमें लगेगा एकदम सही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो ऑल्दो है उसका पेयर बट से नहीं बनता है। अब देखिए, ऑल्दो का पेयर या तो आपका येस से बनेगा, या फिर आपका ऑल्दो का पेयर
आपका कुछ भी नहीं लगाओ, या तो कॉमा लगाओ या मत लगाओ, लेकिन बट नहीं आएगा। तो ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड, दे, हाँ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा के दिया है, बट लगाया है, बट लगाया है तो नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ऑल्दो चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड, फिर दे कुड अंडरस्टैंड, दे कुड अंडरस्टैंड द टॉपिक, they could understand the topic without the help of the टीचर। मतलब वो यद्यपि बच्चों ने मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वो जो टॉपिक था वो टीचर की मदद के बिना उसको नहीं सीख से समझ पाए। तो ऑल दो के पेयर को लेके ध्यान रखना है। ऑल दो का पेयर या तो येट से बनेगा या अकेले बनेगा, बट के साथ में कभी भी ऑल दो का पेयर नहीं बनता है। हिंदी ट्रांसलेशन पे इतना भी भरोसा नहीं करना है। अब देखिए एक शब्द आ गया है यील्ड। पहले यील्ड का मतलब जान लेते हैं, ताकि फिर हम इसका जो भी पूछा है हमसे सिनोनिम एंटोनिम वो बता सकें। यील्ड के दो मतलब होते हैं। अगर किसी पर्सन को आप यील्ड के फॉर्म से यूज कर रहे हो तो वो पर्सन गिव अप कर देता है, दूसरे पर्सन की बात से अग्री करता है, ठीक है। और यील्ड का मतलब अगर प्रोडक्शन से बात करें, पैदावार से बात करें, तो इसका मतलब होता है कि आपको प्रोडक्शन कितनी हुई है, आपने कितना हार्वेस्ट किया है, आपने कितनी पैदावार की है, आपने कितना कलेक्ट किया है, आपका कलेक्शन क्या हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमसे कुछ कलेक्ट आपका कुछ खेती बाड़ी के बारे में ही बात हुई है। तो ये तो प्लांटेशन अलग चीज हो गई, ये तो आपका बाग बगीचा हो गया, गार्डन आपका बाग हो गया। और हार्वेस्ट करना मतलब आपने कितना उत्पत्ति की है, तो हार्वेस्ट आ जाएगा हमारा यील्ड का आंसर। अगर किसी पर्सन के लिए यील्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पर्सन कैसा है, वो सरेंडर कर देता है, लोगों की बात से गिव अप कर देता है, एमिएबल है ना, सबमिसिव है। सबमिसिव का मतलब होता है आसानी से दूसरों की बातों पर भरोसा, मतलब उनकी बात में अपनी बात को गिव अप कर देना। Lack of required vitamins and minerals led against several complications in the human body. अगर आपको लैक ऑफ रिक्वायर्ड मतलब जितनी ज़रूरत है आपको विटामिन और मिनरल्स की आपकी बॉडी में, अगर उससे कम है वो, तो वो एक क्या करती हैं, सेवरल कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो उससे अगर आपकी बॉडी में जितना रिक्वायरमेंट है विटामिन और मिनरल्स का, अगर उससे कम है आपकी बॉडी में, तो उससे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आना चाहिए, देखिए लेड टू। पहली बात तो इसके साथ में टू आता है। दूसरी बात आप देखिए, जो लेक है आपका, ये आपका जो लेक है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहाँ पे लेड के स्थान पे लेट्स आएगा, ठीक है, लीड्स आएगा। तो लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स लीड्स टू सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो आप अगर देख सकते हैं, दिस इज योर प्रेपोजिशन एंड दिस इज द प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो योर सब्जेक्ट इज लैक, और लैक के लिए आपका लीड्स टू आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन अगेंस्ट वाले में नहीं आएगा, ए ऑप्शन में गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, वाइड स्प्रेड का एंटोनिम बताना है। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। एंटोनिम, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है कोई चीज जो मतलब बहुत मात्रा में फैली हुई है ना, वाइड है, वाइड मतलब चौड़ा, और स्प्रेड मतलब फैला हुआ। तो फैली हुई है कोई चीज, कोई चीज कैसी है, जनरल है। जनरल है मतलब ज्यादातर लोगों को पता है, नॉर्मल है, कॉमन है वो चीज, है ना, फेमस है, प्रीवेलेंट है, सारी जगह फैली हुई है वो चीज आपका, वाइड स्प्रेड है। अच्छा, फेमस है ओवरऑल, लेकिन लिमिटेड का मतलब क्या होता है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ सर्टेन एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड थोड़ी है, ये तो पूरा फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड है, पूरा फैला हुआ है। तो एंटोनिम बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो एंटोनिम बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डोर डैश इन द स्ट्रॉन्ग विंड। अच्छा, अगर तेज तेज हवा चलेगी तो फिर जो जो डोर है वो ऑल ऑफ अ सडन बंद होगा, खुलेगा ना, जोर जोर से पटकना जिसको कहते हैं। अच्छा, अब आपको ये मीनिंग पता होने चाहिए। स्लैप का मतलब आपको पता है, हुटेड करना, हुट करना मतलब जोर से चिल्लाना, जो सीटी वगैरह वगैरह बजाता है ना, तो हुटिंग कहते हैं उसको। अच्छा, और सिजल करना, एक तो जब हम जैसे कि हम
आप पकौड़े वगैरह तलते हैं तो उसमें से जो फ्राई पैन से आवाज़ आती है उसको भी सिज़र कहते हैं। और स्लैम्ड करना मतलब हो जाएगा बहुत ज़ोर से ना दरवाज़ा लगना। तो या आपका दरवाज़ा ओपन होना या क्लोज़ होना बहुत फ़ोर्सफुली, है ना? बहुत फ़ोर्सफुली आपका दरवाज़ा क्या हो रहा है, क्लोज़ या ओपन हो रहा है, तो उसको कहते हैं स्लैम। अब जब जो स्ट्रॉन्ग विंड है ना, जो बहुत तेज़ हवा चल रही है, उसकी वजह से दरवाज़ा क्या कर रहा है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से तेज़ी से खुल रहा है और बंद हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्या हो रहा है? स्लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इनर्शिया, इंसोलेंस, आइडलनेस एंड इंडोलेंस। अब देखो यार, एक्चुअली इंग्लिश की प्रॉब्लम यही है, बोला कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है। तो इनर्शिया, TIA, इनर्शिया की स्पेलिंग होती है इनर्शिया, और ये SH नहीं आता। शाह में हमें लग रहा है ये SH आएगा, शाह। तो बट ये शाह नहीं आएगा, यहाँ पे टी आएगा। तो यहाँ पे शाह नहीं आएगा, यहाँ पे टी आएगा। इनर्शिया की स्पेलिंग में आपका इनर्शिया, शिया, SH का साउंड आ रहा है बट एक्चुअली स्पेलिंग आपकी टी आएगी। SH का साउंड आ रहा है बट स्पेलिंग टी आएगी, तो इनर्शिया की स्पेलिंग आपकी इनर टिया। टिया वाला लगा लो, टिया लगता है। इनर, अब क्या करें यार, इनर्शिया, शाह, SH का साउंड आ रहा है बट एक्चुअली में वो टी है, इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो। The Dasera celebration in Mysore this year are grandest than in any other part of the state. देखो, यहाँ पे ना दो चीज़ों की कंपैरिजन हो गया, बाकी की और एक स्टेट हो गया, एक स्टेट हो गया और एक मैसूर हो गया। स्टेट का बाकी सारे बचे हुए स्टेट का, और मैसूर का बाकी सारे बचे हुए इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। अच्छा, उस स्टेट के बाकी किसी और पार्ट में, एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट में, और एक हो गया मैसूर, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई। जब दो चीज़ों के बीच में कंपेयर होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। जब दो चीज़ों के बीच में कंपेयर होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी EST नहीं लगाया जाता। या तो आप मोर के साथ में पॉजिटिव डिग्री लगाओ, पॉजिटिव डिग्री, या फिर आप ER लगा दो। ठीक है, या फिर आप ER लगा दो। तो ग्रैंड का क्या बन जाएगा, ग्रैंड का बन जाएगा ग्राइंडर। तो ग्रैंडेस्ट नहीं होगा, सुपरलेटिव नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर मतलब सी में गलती है। ओवरऑल देखा जाए तो आपके इस पार्ट में गलती, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगा, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ नहीं आएगा। कंपैरेटिव डिग्री आएगा क्योंकि दो चीज़ों के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। अब यहाँ से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, एक ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहलिक नहीं है, मतलब जो अल्कोहल जो होता है उससे, उस चीज से दूर रहता है, वो अल्कोहल नहीं पीता, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक। वैसे तो आप देख ही लोगे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रो होते हैं हमारे स्टार, तो जो स्टार की स्टडी करता है उसको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। वेजिटेरियन जो हर्ब्स खाते हैं, जो मीट मच्छी नहीं खाते वो वेजिटेरियन होते हैं। परफेक्शनिस्ट वो होते हैं जो परफेक्शन होते हैं, अपने काम में एकदम एक्सपर्ट होते हैं, है ना? जो एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में वो आपके परफेक्शनिस्ट होते हैं। और टी टॉटलर, टी टॉटलर कहते हैं आपके उन व्यक्ति को, टी टॉटलर वो व्यक्ति होते हैं जो आपके एल्कोहलिक चीज़ों से दूर रहते हैं, उनसे वो क्या करते हैं, एब्सटिनेंस करते हैं, परहेज करते हैं, एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल। तो एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल उसको कहते हैं हम टी टॉटलर। ठीक है, तो टी टॉटलर कौन होते हैं, जो आपके अल्कोहल नहीं पीते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, उनको कहते हैं टी टॉटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Read the instruction before you start making the dish. Deepa's mother said to her, then what we need to do, we need to make it in an indirect form. Okay, fine. Deepa's mother told her to read the instructions. Now you can see, read the instruction before you start making them. This is your imperative sentences.
तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप टू के साथ में फिर पूरा का पूरा आप लगा देंगे, ठीक है। तो दीपा's mother told her, एंड यू नो सैड टू को हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में, सैड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, और से टू को हम चेंज करते हैं सैड में, ठीक है। आपको एक बार बता दूं, अगर मैं से है तो से ही रहेगा, और से टू है तो टोल्ड बन जाएगा। अगर वो से टू है तो वो सैड बने, देखो यहाँ पे एक सेकंड पूरा, यहाँ पे क्या दे रखा है सैड टू, और सैड टू का क्या बन जाएगा टोल्ड, और से टू होता तो उसका बन जाता टैड, प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही बनेगा। तो टोल्ड बना, हाँ टोल्ड बना बिल्कुल। टोल्ड टू नहीं होता, टोल्ड के बाद में आपका टू नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। सैड का सैड कैसे रह गया, और सैड के बाद में डायरेक्ट आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आते, सी गलत हो गया। दीपा's मदर टोल्ड हर, हाँ ये, और अब हमारी कंपैरिजन चलेगा ए और डी के बीच में। जो दीपा की मदर है उन्होंने कहा टू रीड द इंस्ट्रक्शन, टू रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू। अब आप जानते हैं ये आपका प्रोनाउन को हमें चेंज करना होता है, तो आप जानते हैं कि एस ओ एन फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यू को हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू दीपा, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, यू चेंज हो जाएगा बिफोर शी स्टार्टेड मेकिंग द डिश, इसीलिए बिफोर यू हैड स्टार्टेड मेकिंग द डिश, बिफोर यू स्टार्टेड मेकिंग द डिश नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्लोज ऑल द विंडोज, इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, ये भी आपका इम्पेरेटिव है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो दो तरीके से हो सकता है, यू आर ऑर्डर टू डू दैट वर्क, या फिर लेट के बाद में सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद में आपका बी की फॉर्म, और फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऑल द विंडोज, इसको यहाँ लगा दो, ये सब्जेक्ट बन गया, लेट ऑल द विंडोज, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, और ये बी आ गया, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, अभी आपके पास शब्दों की क्या हो गई है, कमी हो गई है ना, तो यू डोंट नो व्हाट टू से, राइट नाउ आप एक ऐसे स्टेज में पहुंच गए हैं जब आपको नहीं पता कि आप क्या करें, नॉट नो व्हाट टू से। ओके ये तो फिर हो गया, एंड देखते हैं अभी, हैबिचुअल टू यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, लॉस द अर्ज टू स्पीक, एंड नॉट अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में नहीं है, यू राइट नाउ यू आर नॉट इन द स्टेज कि आपको क्या बोलना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, नॉट नो व्हाट टू से। आप बहुत शॉक्ड हो सकते हैं, आप हो सकता है आप बहुत शॉक्ड हो, इसी की वजह से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बहुत एक्साइटेड हो जिसकी वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या बोलें। तो आप अभी शब्दों की कमी हो गई है ना, तो यू डोंट नो व्हाट टू से, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अरेंज करना है आपको, चलिए अरेंज करते हैं। तो अरेंजमेंट क्या रहेगा देखा जाए, पहले मैंने हमेशा टाइप फटाफट से रीड कर लो फिर समझ। At length, the olive tree's branches broke with the snow's weight at once, despoiling of its beauty and killing the tree. At length आपका एक idiom है, याद रख लेना। At length का मतलब होता है after a very long, after a long time, एक long time के बाद में, after a long time, ठीक है। So at length the olive trees वाला हो गया, a shower of snow fell upon them and finding the olive full of foliage, it settled upon its branches. Finding the fig tree without leaves, the snow fell through the branches to the ground and did not injure it at all. The olive tree ridiculed the fig tree because while she was green all the year round, and the fig tree changed its leaves with the season.
और जो फिक्स ट्री है वो अपना चेंज कर देता है विद सीजन टाइम। ओके, तो ऑलिव ट्री ने रिडिक्यूल किया फिग ट्री को बिकॉज व्हाइल शी वाज ग्रीन ऑल द ईयर राउंड एंड द फिग ट्री चेंजेस लीव्स विद द सीजन। नाउ लेट्स सी। अब देखो ऑप्शन नंबर ए और डी ही दे रखे हैं स्टार्टिंग में, तो हम जरा पहचानने की कोशिश करते हैं कि ए और डी से हमारी कुछ हेल्प हो सकती है क्या। एट लेंथ मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो ऑलिव ट्री की जो ब्रांचेस थी वो ब्रोक हो गई स्नो के वजन से, और एट वन और आखिरकार जाके वो डिस्पॉइल कर दिया उसकी ब्यूटी को और उसको किल कर दिया ट्री को। अच्छा, अब देखो ब्रोक हो गई ना एट वंस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो हो सकता है कि पहले उसके ऊपर रेनफॉल हुआ हो, तो हो सकता है रेनफॉल का देखें अ शावर ऑफ रेनफॉल अपॉन देम देम। और हमने देखा अभी यहाँ पे दो ट्रीज की बात हुई है, एक ऑलिव ट्री की बात हुई है और एक फिग ट्री की बात हुई है, तो ये देम उनके लिए आया है, मतलब कि बी तो हमारा बाद में ही आएगा। अच्छा, in finding the olive full of foliage it settled upon its branches। उसकी ब्रांचेस पे देखो ये अब मुझे एक हेल्प कर दिया कि स्नोफॉल हुआ, शार ऑफ रेनफॉल हुआ, स्नोफॉल हुआ। अब जो ऑलिव था ना वो पूरा भरा, मतलब उसमें बहुत सारे लीव्स थी, पूरा भरा हुआ था। इट सेटल्ड, यहाँ पे इट जो है वो स्नो के लिए है, जो ये स्नो है वो सेटल्ड हो जाती है उसकी ब्रांचेस के ऊपर। और अगर एक बात बताइए, अगर कोई ट्री है अगर उसकी ब्रांचेस पे बहुत सारा कोई वजन आ जाएगा तो आफ्टर अ टाइम कुछ टाइम बाद में डेफिनेटली वो ब्रोक हो जाएंगे। इतना तो समझ में आ गया कि बी के बाद में सी आएगा, बी के बाद में ए आएगा। इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि बी के बाद में ए आएगा। ठीक है, बी के बाद ए आएगा। अब देखें बी के बाद ए कहाँ दे रखा है, बी के बाद ए, ये तो गलत हो गया। ए की स्टार्टिंग तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि वो बी के बाद ही आएगा, तो ये भी गलत हो गया। बी के बाद में ए आएगा, अरे वाह। और यहाँ पे ए के बाद बी दे रखा है तो ये भी गलत हो गया और हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। मतलब थोड़ी सी अगर आपने दिमाग लगाया तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं, अब इन्होंने कहा डी, जो ऑलिव ट्री है, रिडिक्यूल करना मतलब किसी को मजाक उड़ाना, उसको मॉक करना। तो जो आपका ऑलिव ट्री है वो मजाक उड़ा रहा था फिग ट्री का, क्यों? क्योंकि जो ये ऑलिव ट्री है ये पूरे साल भर ग्रीन रहता है, और जो आपका फिग ट्री है ये सीजन्स के साथ में अपना लीव्स को क्या करता रहता है, चेंज होती रहती है। बिल्कुल डी से इसकी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, एब्सोल्युटली डी से हमारे सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। आगे देखते हैं। तो अब देखो क्या हुआ कि स्नोफॉल हुआ तो फाइंडिंग द ऑलिव फॉल ऑफ, उसमें पूरा लीव्स वगैरह थी उसके ऊपर सेटल डाउन हो गया उसकी ब्रांचेस पे। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद में ऑलिव ट्री की जो ब्रांचेस थी वो ब्रोक डाउन हो गई, क्यों? क्योंकि जो भाई स्नो का जो वेट था उसकी वजह से, और आफ्टर अ टाइम वो डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई उसकी ब्यूटी को, और प्लांट को ही पूरा किल कर दिया, है ना। लेकिन जब वो स्नोफॉल हुआ था जो फिग ट्री था विदाउट लीव्स, जो फिग ट्री था वो विदाउट लीव्स था, और बिना लीव्स के होने के कारण जो स्नो था ना, स्नोफॉल जो हुआ वो थ्रू द ब्रांचेस टू द ग्राउंड, उसके ब्रांचेस से होते हुए ग्राउंड पे गिर गया, क्योंकि उसके पास तो लीव्स ही नहीं थी जहाँ पे वो सेटल डाउन होता, जिसकी वजह से प्लांट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा। तो अब वेरी हमें बिल्कुल समझ में आ गया। देखो क्या हुआ है, एक बार मैं ये पूरा क्लीन करके समझाती हूँ। दो ट्री हैं, ऑलिव और फिग। ऑलिव जो है वो फिग का मजाक उड़ा रहा था, तो पहले मजाक हमें दिया, मजाक उड़ाया, फिर क्या हुआ, फिर अपना स्नोफॉल हुआ, स्नोफॉल दोनों के ऊपर गिरा। जो आपका ऑलिव था ये पूरा ग्रीनरी था, ये पूरा ग्रीन था, भरा हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो स्नो थी वो यहाँ पे सेटल डाउन हो गई, और सेटल डाउन होने की वजह से ये प्लांट आपका खराब हो गया, खत्म हो गया, मर गया। तो देखो ये डी में स्नोफॉल हुआ था और फिर उसके बाद में उसकी ब्रांचेस को टूटने का दिया हुआ था, ये बी में हुआ है और ये ए में हुआ है, स्नोफॉल की वजह से टूट गया। और सी में क्या दिया हुआ, सी में भी स्नो का प्रोसीजर ही दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि उसमें लीव्स नहीं थी तो वो सेटल डाउन नीचे गिर गई ग्राउंड। बिल्कुल हमारा एक स्टोरी भी बन रही है अच्छे से, तो हमारा डी बी ए सी हमारा एकदम सही आंसर है। डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस रीड करना होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट में ट्रेवल करने के लिए जो
आपके होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। हम्म। अच्छा, अब आपको क्या करना होगा, आपको पहले अपना क्वेश्चन नंबर 21 से 25 के लिए आपको रीड करना होगा अपना पैरा जंबल, और फिर हम इसके आंसर्स करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर था एस्ट्रोनॉट, और इसके साथ में आज का हमारा सेट कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे कल नए सेट के साथ में। तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा, सीखा होगा। बस ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।